हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है हर साल कंडक्ट होता है, तो उसको क्रैक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो सीटीपी सीटेट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीटीपी का जो टोटल क्वेश्चन होता है वो 30 नंबर का होता है। 2011 से 2022 तक जितना भी सीटीपी का क्वेश्चन करवाया गया था मैं टोटल कवर करवाने वाली हूँ। अब इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हर साल 11 से 22 तक में, तो वो सारे आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। तो आज मैं सीटीपी 4/1/2022 को जो करवाया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, वो कवर कराने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 4/1/2022 को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो स्थूल कौशल का आप क्या मतलब समझ रहे हैं, स्थूल कौशल से आप क्या समझ रहे हैं? तो स्थूल कौशल जो है आपका, स्थूल कौशल से मतलब होता है शरीर का एक बड़ा पार्ट जिसका यूज हम किसी कार्य को करने में करते हैं। यहाँ पे दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या हो जाता है, जैसे कि हम चलते हैं, तो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। तो शरीर के बड़ा पार्ट का यूज करके हम जब किसी कार्य का को पूरा करते हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है, स्थूल कौशल उपयोग का एक उदाहरण बन जाता है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक पैर पर संतुलन करना, दूसरा एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो ये चारों में आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि शरीर का बड़ा पार्ट का यूज हुआ है? तो ऑप्शन ए हो गया है, एक पैर पर संतुलन करना। मटर को क्या उंगली से दबा दिए, तो ये उंगली का एक छोटा सा पार्ट है, इससे उतना नहीं हुआ। किताब को पन्ने को पलटना, तो क्या उंगली से हमारे आसानी से पलट दिए, तो ये भी नहीं होगा। पेंसिल पकड़ना, पेंसिल को किस चीज़ से पकड़ लिया, उंगली से पकड़ लिया, तो ये बड़ा नहीं हुआ। मेन आपका क्या हो जाता है, एक पैर पर संतुलन अवस्थापित करना। ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पर संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास परिवर्तन किसका परिणाम है? ये जो विकास से परिवर्तन होता है उसका परिणाम क्या है? पहला है ऑप्शन आनुवांशिक और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, दूसरा है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, तीसरा है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और चौथा है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारण। तो विकास में जो परिवर्तन होता है वो उसका परिणाम क्या है? तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब भी बचपन से लेकर बड़ा होने तक हम जो भी हर कदम पर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो और हमारे घर वाले जैसे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं, वैसा गुण हमारे अंदर डेवलप होता है। हमारे आस पड़ोस के लोग जैसे होते हैं वैसा सोच विचार हमारे अंदर डेवलप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आनुवांशिक और वातावरणीय स्थितियों का अनूठा संयोजन है। हमारे घर परिवार जैसा होता है, हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वैसा ही हमारा विकास होता है, वैसा ही हमारा डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे किस टाइप का क्वेश्चन है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? बताइए। शैशवावस्था, प्रारंभिक बालावस्था, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो बताइए, आपका जो शैशवावस्था होता है वो हमारा जो होता है प्रारंभिक बचपन जो होता है, प्रारंभिक बचपन जो हमारा होता है वो 2 से 6 साल का जो एज होता है वो प्रारंभिक बालावस्था होता है। प्रारंभिक बालावस्था 2 से 6 वर्ष को कहा जाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, पूर्व बाल अवस्था कितना एज होता है? 2 से 6 वर्ष का जो होता है वो पूर्व बाल अवस्था होता है। उत्तर बाल अवस्था जो होता है 7 से 12 साल का जो होता है वो पूर्व बाल अवस्था होता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसको पूर्व बालावस्था कह दीजिए या प्रारंभिक बचपन कह दीजिए।
तो ये 2 से 6 साल का एज होता है, उसको प्रारंभिक बचपन या पूर्व बालावस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दे देगा प्रारंभिक बालावस्था या फिर पूर्व बालावस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रारंभिक बचपन को पूर्व बालावस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। दोनों पॉइंट तो सही ही कह रहा है। तो आजकल बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं प्लेग्राउंड में, घर में ही अपने मोबाइल पे सारा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे सीरियल देखते हैं, वहाँ पे गेम खेलते हैं। उनका जो लाइफ है एक टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गया है, वो ज़्यादा किसी से घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है आपका ए और दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बताइए इन दोनों में से क्या होगा। ऐसे तो 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये दोनों जो सही, वे दोनों तो सही ही बता रहा है, और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण बताया जाता है। ऑप्शन 1 है शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो पियाजे के अनुसार अधिगम को कब सुगम बनाया जाता है। अधिगम का क्या मतलब हुआ, आपको पता है अधिगम का क्या मतलब होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है, और सीखना कब ईजी होता है, शिक्षक की गतिशीलता। हाँ, जब शिक्षक गतिशील होता है तो विविध सामग्री का प्रावधान, हाँ अलग अलग TLM का यूज होना चाहिए। मध्य स्तरीय नव अनुभव प्रदान करना, मध्य स्तरीय अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो देखिए शिक्षक गतिशील होना चाहिए, है ना, शिक्षक को गतिशील होना चाहिए पियाजे के अनुसार। विविध सामग्री का प्रावधान ये उनके अनुसार नहीं आता है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना ये भी उनके अनुसार नहीं आता है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना, बच्चे को कब बताना है कि हाँ आप सही जा रहे हो, और जब वो गलत करे तो गलत बताना कि ये गलत हो रहा है। तो ये ऑप्शन 1 और 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थर की मंशा और इरादे हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कब बच्चा सोचता है कि सही ये जो पेड़ पौधा है ये भी जीवित है, ये जो बादल चल रहा है वो भी जीवित है, ये जो गिरता हुआ पत्थर वो भी जीवित है, इसके भी मनसे और इरादे होते हैं। तो ये किस स्टेज में आता है, आप बताइए किस स्टेज में ऐसा होता है। तो ये जो है हमारा ये जो है हमारा जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आसपास की दुनिया को देखता है, सोचता है कि जैसे कि सोच रहा है कि अगर ये पेड़ है तो हिल रहा है तो यानी जीवित है, पत्थर अगर गिर रहा है तो वो भी जीवित है, और इस बादल चल रहा है तो वो भी जीवित है। तो बच्चा सोचता है कि जितने भी चलने वाले जीव हैं वो जीवित होते हैं, उसके मन में ये शंका बनी रहती है। तो देखिए संवेदी चालक अवस्था, मूर्ख संज्ञानात्मक अवस्था, तो इसमें जो होता है हमारा पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था, ये जो 2 से 7 साल का एज होता है हमारा, 2 से 7 साल का जो एज होता है, इसमें बच्चा तरह तरह की कल्पना करता है। इसमें बच्चा गुड़िया को खाना खिलाता है, उसको भी कंबल उड़ाता है, सोचता है कि मुझे भूख लगी है तो इसे भी भूख लगी होगी, हमको ठंड लग रहा है तो इसको भी ठंड लग रहा है। आप देखते हो कभी कोई बच्चा गिर जाता होगा तो उसको चोट लगता है, तो अगर
अगर आप कुर्सी को मार दीजिएगा तो वो शांत हो जाएगा, सोचेगा कि से हाँ इसको भी चोट लगा। तो वो अभी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस करने में सक्षम नहीं होता। तो ये जो अवस्था होता था पूर्ण संज्ञानात्मक की अवस्था थी। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा इस तरह का सोचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संज्ञानात्मक विकास से क्या आप समझते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास वो होता है जिसमें बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कॉलबर्ग। तो वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? प्रतियोगिता द्वारा, साथी के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुबंधन करके। तो वाइगोस्की के अनुसार कैसे बच्चा सीखता है? तो उनका जो कहना था, अगर बच्चा जितने भी अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेगा उतना ही वो अधिक सीख पाएगा। तो उनके अनुसार साथियों के साथ बातचीत करके वो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चा ज़्यादा सीखता है। किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने साथियों के साथ वार्तालाप करके ज़्यादा सीख पाता है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो बाल केंद्रित कक्षा का क्या मतलब आप समझते हैं? बाल केंद्रित मतलब जो बच्चों पर आधारित हो, बच्चों के लिए क्या सही हो, बच्चे कैसे समझते हैं। एक अच्छी हमारे जो क्लास में है वो किस टाइप के बच्चे हैं, उनको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, वो सब बात को ध्यान में रखकर क्लास को स्टार्ट किया जाता है। वही क्लास क्या होता है? बाल केंद्रित क्लास होता है, चाइल्ड सेंट्रल क्लास होता है। तो कक्षा में कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। नकलची मतलब किसी एक दूसरे का नकल करते हुए देखे जाते हैं? जी नहीं, एक दूसरे का नकल करते बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। अगला देखिए, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए रहते हैं। तीसरा, ब्लैक बोर्ड में उत्तर की प्रतिलिपि बनाने की ओर अक्सर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए? नहीं, केवल सुनने वाले होते हैं? नहीं। ब्लैक बोर्ड पर अग्रसर होते हैं? नहीं। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा रहता है उसको छापने वाले होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब तीसरा क्या हो जाता है? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। इसमें ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा, सच्चा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तीसरा है कानून व्यवस्था अभिन्यास मानव अधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनना। सामाजिक अनुबंधन विन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम पर निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है और ये बुरा है, ये अच्छा है और ये बुरा है। तो इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीव की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक प्रकृतिवाद गणित में आंतरिक व्यक्तित्व। तो किस सिद्धांत के लोग जीव की प्रजाति की सुंदरता को पहचान और जान सकते हैं? तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति जो प्रकृति में रहता है वही उसकी सुंदरता को पहचान सकता है। अदर भी पहचान सकता है, लेकिन जो प्रकृति में रहता है उसको हर चीज़ का नॉलेज है कि ये पेड़ है तो ये किस काम का है, इसकी जड़ किस काम का है, इसका तना किस काम का है, इसका फूल किस काम का है। तो ये प्रकृतिवादी जो होते हैं वो
इस बात को जान पाएंगे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश है? बहुभाषावाद, एकल भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, मूल्यांकन का मानवीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। इसमें 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसमें कहा गया है कि बच्चों को अपनी अपनी भाषा, जो भी वो भाषा बोलना चाहते हैं उनको बोलने दिया जाए। जितना ज़्यादा वो भाषा बोलेंगे, अपनी बात को सामने रखेंगे, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर उनको जोर दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा कि नहीं तुम इसी भाषा में बात करो, तो वो जो बोलना चाहते हैं हो सके वो ना बोल पाए। तो प्राइमरी लेवल पर जो है उनको मातृभाषा बोलने का पूरा छूट प्रदान किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती और उनके अनुसार व्यवहार करती है। किसका उदाहरण है? तो आमतौर पे आप और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ आज भी ये देखा जाता है, लड़कियों को घर के काम तक लिमिट रखा जाता है। उसको बोला जाता है तुम गुड़िया से खेलो, लड़का को बंदूक दिलाया जाता है, उसको घर के काम तक रखा जाता है। लड़कियों को बोला जाता है तुम मैथ नहीं समझ सकती हो। तो ये सब क्या हो जाता है? ये हमारा जनरल पक्षपात आ जाता है। ये एक सोसाइटी जो है हमारे पहले से निर्धारित कर देती है कि लड़का ये करेगा, लड़की वो करेगा। तो ये जनरल पक्षपात के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, चुनें। शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जी सही, बिल्कुल इसका प्रयोग करना चाहिए कि बच्चे कैसे समझते हैं, किस TLM का यूज करें, तो कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है, इसके लिए अलग अलग तकनीक का यूज करना चाहिए। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है वो सही ही कहा जा रहा है कि कोई भी जो है जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो हमारा A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है। एक ही हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्र के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। तो कौन सा है जो हमारा सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है? तो ये जो हो जाता है ऑप्शन 3 हमारा जो हो जाता है ऑप्शन 3। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए कि तुम अच्छे हो, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये तुमसे अच्छा है। इससे बच्चों का जो उत्साह होता है वो घटता है। तो ये आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? तो समावेशी शिक्षा क्या समझते हैं आप? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो समावेशी शिक्षा जो होता है इसमें बच्चे के विकास पर, हर तरह के बच्चे पर विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि जिसको कम सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, जो पैर से चल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते और जो समझ सकते हैं, सब बच्चे को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है लचीला शिक्षा शास्त्र, दूसरा अगम्य इमारत, तीसरा है अनम्य मानसिकता, चौथा है मानसिक पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो जो है हमारा लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होना चाहिए जिससे हर बच्चे को समझ में आए।
हर बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन बना दिए, दो चार स्टूडेंट बनाया तो वो हो गया सिलेबस कंप्लीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैरिकुलम बताना चाहिए जिससे सब बच्चे समान रूप से समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौती का कारण बनती है? ऑप्शन 1 है आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता, पाठन वैकल्प, गुणज वैकल्प और चौथा आ जाता है गतिमान दिव्यांगता। निम्नलिखित में कौन सा दिव्यांग सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? तो आत्मकेंद्रिता और स्वलीनता। आप जब तक बच्चा जो है खुद से नहीं चाहेगा, उसके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। सामाजिक चुनौती का कारण बनता है, वो सोचता है कि ऐसे होना चाहिए था, वो उसके अंदर खुद से आता है। तो ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? ऑप्शन 1 है विविधता को महत्व, दूसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, तीसरा प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा, चौथा मानवकृत परीक्षण। सुविधाहीन और वंचित समूह शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो जो बच्चे डिसेबल हैं उसके लिए कौन सा ये सब चारों में से है जो हेल्प करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर ध्यान केंद्रित, मानवकृत परीक्षण। ये जो हो जाएगा, ये जो है हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सुविधाहीन और वंचित जो है उसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो विविधता पर महत्व देंगे कि हमारे क्लास में अगर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो हमको हर तरह से पढ़ाना होगा। एक तरह से हम बताकर अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान में निम्नलिखित में किसके समावेश में मदद मिलेगी? पहला, सामग्री को कई तरह से प्रस्तुत करने पर, तो हमारे पास जो भी TLM है उसको हम किस तरह कई तरीक़ों से प्रस्तुत करेंगे, तो ये चारों में से किस में ज़्यादा हेल्प मिलेगा? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांग छात्र। तो ये जो है हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका चारों। इन चारों के लिए ज़रूरी है। श्रवण बाधित बालक के लिए भी, दृष्टि बाधित बालक के लिए भी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बालक के लिए और गतिमान दिव्यांग बालक के लिए भी आप TLM का यूज कर सकते हैं। ये चारों हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर का प्रदान। हाँ, कैलकुलिया जो होता है गणित से रिलेटेड होता है। पाठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, लंबे कार्य सौंपना नहीं, पाठ वैकल्प ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, उसको सुनने में दिक्कत है तो आप ऑडियो टेप दे के क्या करिएगा। दृष्टिहीन हानि, चित्र वाली पुस्तक उपलब्ध करना, जब वो देख ही नहीं सकता तो वो चित्र वाली पुस्तक को देकर क्या करिएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, जब आप समझे नहीं तो नकल करिएगा तो आपको ही घाटा है। ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना, गलत, ये गलत और ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसर में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो अधिगम के लिए
सोशल रूप से भी आपको डेवलप होना चाहिए। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें कह रहा है कि अधिगम क्या है, मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया। जी हाँ, अधिगम आप बिना समाज के नहीं सीख सकते हैं। तो ये और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है कि ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कक्षा की गतिविधि को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो सक्सेसफुल बनाने के लिए आप एक टीचर के रूप में क्या करिएगा? तो पहला ऑप्शन है अखंडित संबंधित खंडों में विभाजित करना, उसके बारे में स्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उसे उचित संदर्भ में स्थित करना। तो उसको उचित संदर्भ में स्थित करना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? शैक्षिक पद्धति में आवश्यकता के अनुसार पाठ का अनुकूलन, छात्र के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण पद्धति। तो इसका जो हो जाएगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर परीक्षा केंद्रित कठोर और शिक्षण नीतियाँ। जो परीक्षा पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा, ना ही शिक्षक नीतियाँ को। बच्चे का जिस तरह से विकास, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आगे देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इससे बच्चा ज़्यादा सोच पाता है, समझ पाता है, उससे उसका विकास हो पाता है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेके आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे अनुभव बच्चे लेकर आते हैं, इस पर शिक्षिका को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ए और आर, ये इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से शिक्षार्थी को उसके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करके और उसकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकीर्ति, अधिक संज्ञान, रटकर याद करना। ये रट के याद करना तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान जो है जांच करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भ्रांतियां होना असमान, अनुरूपी, प्राकृतिक, दुर्लभ। तो बच्चे में भ्रांति होना प्रकृति बात है। डाउट तो होगा क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है, और जब तक जानेगा नहीं वो डाउट में ही होगा। ये प्राकृतिक बात है, नेचुरल बात है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहाय महसूस करा, वह मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, मैं कैसे करूं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा तो सीखने में कहाँ से उत्साह दिखाएगा? ऑप्शन 1 जो हो जाता है इसका गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 है महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। दूसरा है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा, असहाय महसूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को उस चीज़ से दूर करने लगेगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के अनुसार एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा करने के लिए पढ़ाई करना। आंतरिक प्रेरणा मतलब कि वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड है। तो रुचि के कारण नई भाषा सीखना, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्ति लक्षण, विद्यालय। तो वो जो है अधिगम को प्रभावित कौन करता है? वातावरणीय रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। तो 4/1/2022 को जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसको अब इस वीडियो में कवर करवा दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला सीटेट का जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था उसको लेकर आऊँगी। इसी टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।